4th यूनिट में हम चले हुए थे, अभी ध्यान आ गया, बताया उमाशंकर ने, जिसमें हम ये कर रहे थे कॉमनैलिटीज एंड डाइवर्सिटीज विद इन द नेशन ऑफ चाइल्डहुड एंड हाउ मल्टीपल चाइल्डहुड आर कंस्ट्रक्टेड विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बाल्यावस्था की कल्पना में सामान्यताएं व असमानताएं, ठीक है, समानताएं और असमानताएं और भारतीय परिस्थिति के विशेष संदर्भ में बहु बाल्यावस्थाओं का निर्माण, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो बच्चों की सिचुएशंस हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताना है, जिसमें हमने बाल्यावस्था के बारे में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी चाइल्डहुड के दौरान ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद था हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या अभिप्राय है, ठीक है, इनके बारे में। ठीक है, आज हम करेंगे गिफ्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं, ठीक है, और उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद है हमारा डिसेबल बच्चे कौन से होते हैं, विकलांग बालक क्या है, उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनकी पहचान आप कैसे करोगे। और उसके बाद है मेंटली रिटार्ड, ठीक है, मंद बुद्धि बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनकी पहचान, विशेषता व शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ये वाला टॉपिक। उसके बाद है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, इमोशन अनस्टेबल चाइल्ड कौन से होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, ये मैं करवाऊंगी। और बाकी के जो 3 टॉपिक्स हैं वो जो मैंने कल प्रेजेंटेशन के लिए दिए थे वो वाले बच्चे करेंगे, ठीक है बेटे। चलिए पहले बात करते हैं इमोशन अनस्टेबल चाइल्ड। इमोशनली अनस्टेबल चाइल्ड से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। संवेगात्मक असंतुलित बच्चों का क्या अर्थ है, स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनका आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एजुकेशन आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इमोशनल अनस्टेबल चाइल्ड, इसका अर्थ है कि वे बच्चे जो इन्वायरमेंट को में अपनी इन्वायरमेंट को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वे खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, इमोशनली अनस्टेबल चाइल्ड हम उनको बोलते हैं, ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल चाइल्ड हम उनको बोलते हैं। अब क्या है, कुछ बच्चों में कुछ इमोशन क्या है, कुछ तो बैलेंस मिलते हैं, स्टेबल मिलते हैं, लेकिन उन इमोशंस को क्या है कि अभिव्यक्ति में उनको रिप्रेजेंट करने में क्या है वो अनस्टेबल रहते हैं। ऐसे बच्चे जो क्या है जितने भी भाव हैं वो क्या है सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करते, असामान्य बच्चों की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जो अनस्टेबल चाइल्ड है इसमें 2 टाइप के इन्होंने बच्चे बताए हैं, एक तो जिसके अंदर क्या होते हैं हाई अनस्टेबिलिटी होती है और जिनके अंदर लो अनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, जिनके अंदर उच्च संवेगात्मकता होती है और कुछ के अंदर निम्न संवेगात्मकता होती है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय संवेगात्मक असंतुलित बालक, अनस्टेबल यानी कि इमोशनल अनस्टेबल बच्चे, ठीक है, वे बच्चे जो क्या है खुद को किसी भी उसके अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं कर पाते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और एडजस्ट ना करने के कारण ही उन बच्चों को क्या बोला जाता है, इमोशनली अनस्टेबल, यानी कि उनको नहीं पता कब हमें कैसा बिहेवियर करना है, कब हमें क्या करना है, उन बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, इमोशनली अनस्टेबल बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारी, इसमें बच्चे के 2 प्रकार के इसमें बताई है, असंतुलन की 2 सिचुएशन इन्होंने बताई है हमें। पहली तो है हाई अनस्टेबिलिटी और दूसरी है हमारी लो अनस्टेबिलिटी, ठीक है। हाई में क्या बताया गया है, दोनों स्थितियों में क्या है बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेवियर न करके क्या करता है, एक अब नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हो, तुम कई बार देखते हो एक बच्चा कुछ अजीब तरीके की हरकतें करता है, अजीब तरीके की मीन्स, या फिर बिल्कुल नहीं बोलता है, चुप चुप रहता है, गुमसुम रहता है। आपने ऑटिस्टिक बच्चे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे करेंगे तो हमें क्या पता लगता जाएगा कि ये बच्चे कैसे होते हैं। देखिए
अब है हमारे संवेगात्मक असंतुलित बच्चों की पहचान है आप कैसे करोगे? मैंने देखो सबसे पहले आपको बताई थी अनस्टेबल जो बच्चे हैं इमोशनली अनस्टेबल 2 सिचुएशन होती है। हाई हाई इमोशनल वाले जो क्या होते हैं हो हल्ला मचाते हैं और क्या करते हैं भाई जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ऐसे वाले बच्चे। एक होते हैं निम्न संवेगात्मक जो क्या करते हैं चुप चुप रहते हैं गुमसुम रहते हैं किसी से बात नहीं करते आसपास क्या घटित हो रहा है उन बच्चों को नहीं पता। ये होते हैं निम्न संवेगात्मक यानी कि लो इमोशनली। अब इन बच्चों की हम कैसे पहचान करेंगे? 2 तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं और दूसरा क्या बताया गया है भाई सहपाठी के मतों को जाना यानी कि जो टीचर है या उसके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या राय है। इन 2 तरीकों से हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एक्सपीरियंस के आधार पर और यानी कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके आधार पर। ठीक है, तो इन बच्चों की पहचान सामान्यतः संवेगात्मक ज्ञात की जाती है। बालकों में कुछ इमोशंस को अभिव्यक्त इस प्रकार की जाती परिस्थितियों से उद्दीपक में अनुकूलन नहीं होता है इसे संवेगात्मक अभिव्यक्ति की आवृत्ति। यदि किसी बालक देखो भाई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा है और वह किसी विशेष सिचुएशन में कि उसे बहुत क्रोध व्यक्त करेगा परंतु क्रोध व्यक्त नहीं करने की बजाय शांत रहता है वह निम्न या कम संवेगात्मक होगा। और कई बार ऐसा होता है सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है और एक बच्चा क्या करता है ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, नाखून काटना शुरू कर देता है। तो इस तरह से उनका बिहेवियर। अब क्या है जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो टेस्ट मेथड है उसमें क्या बताया गया है कि कुछ बच्चे जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं उनके पेरेंट्स क्या चिंतित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, कि भाई बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है ना तो ये अपनी बातें हमें बताता है ना ही और कुछ। तो वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। दूसरा क्या है कुछ बच्चों का हम उनके क्लास टीचर से या फिर उनके क्या है जो उनके जो मित्र हैं उनसे भी क्या है हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये बच्चा क्लास में कैसे बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, असंतुलित संवेगात्मक के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? जो बच्चे अनस्टेबल होते हैं उनके क्या-क्या फिजिकल हमें लक्षण दिखाई देते हैं? नंबर फर्स्ट है शरीर में विकासात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं, थकान, उनका जो स्वास्थ्य होता है वो बिल्कुल ही दुर्लभ होता है। ठीक है, दुर्बल होता है। इन बच्चों में क्या होता है या तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर सोशलाइजेशन नहीं होता, समाजीकरण की भावना इनके अंदर नहीं होती। दूसरी बात या तो इन्हें क्या है कोई गंभीर रोग हो गया है जिससे क्या है ये इमोशनली स्ट्रेस में आ गए हैं। बालकों में बुद्धि और आकांक्षा लेवल की उच्चता की उपस्थिति में असफलता मिलने से चिंता के लक्षण पड़ते हैं यानी कि इन बच्चों में जो इंटेलिजेंसी है वो लेवल भी क्या है इनका सही नहीं है। चिंता के कारण बालक को खेलने में पढ़ने में लिखने में मन नहीं लगता, स्ट्रेस के कारण त्रुटियां भी अधिक करता है। लैंग्वेज संबंधी विकार भी हो सकता है जैसे हकलाना तुतलाना। ठीक है, समर्थी और तर्क आदि भी स्थिति में प्रभावित होते हैं जो इनकी क्षमता कम करते हैं। तो ये बताया गया है इसमें कि कैसे-कैसे हम पहचानेंगे। एक तो उनके फिजिकल डेवलपमेंट में चेंज मिलता है या तो स्ट्रेस में होते हैं, वो फटीग होती है, थकान होती है, उनका शरीर भी क्या होता है दुर्बल शरीर होता है। ठीक है, तो ये कुछ हैं जिनसे हम क्या है उनको उनके शारीरिक लक्षणों के दौरान उनको पहचान सकते हैं। तो इस बच्चे की शिक्षा आप कैसे करवाओगे? तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं मान लीजिए ये इनस्टेबिलिटी या तो हो सकता है उनकी मेंटली मेंटली तौर पर वे अस्वस्थ हैं उनके कारण हो सकती है या फिर मेंटली तौर पर उनके उसमें कुछ स्ट्रेस चल रहा है इसके कारण भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के टीचिंग हेतु हमें बहुत ही क्या है प्रिकॉशंस बहुत ही सावधानी अपनानी पड़ती है क्योंकि ये बच्चे क्या है इनको क्या है एजुकेशन तो सामान्य बच्चों के साथ दी जाती लेकिन इनको शिक्षा देने में शिक्षक की भूमिका और अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि इन बच्चों का पता नहीं एकदम से कभी पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसमें? रोल ऑफ टीचर, टीचर की क्या भूमिका है भाई? टीचर अपने अध्यापन में बालकों को वांछनीय और सम्यक यानी कि टीचर क्या है जब टीचिंग कराएगा तो उसको क्या है कैसे आपको बिहेवियर करना है क्लास के दौरान। जब तक मैं पढ़ाऊंगा आपको चुप बैठना है, सहज सफल, ऐसी बातें टीचर उसको सिखाता है। दूसरी बात टीचर को क्या करना चाहिए विशेष जो क्या है ट्रेनिंग
उनके अंदर क्या है, विशेष जो टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है और टीचर का ये काम है कि ये अपने बच्चों के अंदर पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जागृत कर सके उनका, ठीक है। कंट्रोल और संगठन में शिक्षक बालकों के मानसिक संघर्ष, तनाव, कुंठाओं से बच सकता है और उसमें सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करा सकता है। टीचर का है कि वह क्या है, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करे, ठीक है, ताकि वह बच्चा भी निसंकोच अपनी बातें रख सके, अपनी इच्छाओं और भावनाओं का आदर करते हुए शिक्षण कराए। टीचर क्या है, बालक की इच्छाओं और भावनाओं का आदर करते हुए टीचिंग कराए। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, अनुचित प्रश्न करता है तो उसे रोके, अगर कोई ऐसे बच्चे का अपमान करता है तो उसको भी रोके। बच्चे की क्या समस्याएं हैं इसके बारे में पूछना। असंतुलित जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आयोजित कराना, ठीक है, यानी कि जो काउंसलर है, काउंसलर से उनकी क्या है, रेगुलर बातचीत कराना ताकि हमें उनके बारे में और ज्यादा पता लग सके। ऐसे बालकों के लिए क्या है, हमें एक इमेजिनरी सिचुएशन का उपयोग करना है जिसमें उन्हें समस्या का समाधान करना सिखाया जाता है। योगा के माध्यम से भी बालकों का क्या है, ध्यान केंद्रित कराने का अभ्यास कराया जाता है। टीचर को क्या है, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर प्रदान करना और एक्टिव रूप से उनको प्रोत्साहित करना। बालकों के खान पान, आर्थिक स्थिति को भी जाने और उचित उचित सलाह बच्चों को देना। केस स्टडी के माध्यम से भी टीचर उनके बारे में जान सकता है क्या क्या उनकी नीड है और किस तरीके से उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, एक टीचर का रोल है। ये टीचर का रोल खाली आपके ये इनस्टेबल जो क्या है, जो आपके ऐसे बच्चे हैं असंतुलित इमोशंस वाले, अनस्टेबल इमोशन वाले, इन्हीं में नहीं, टीचर का रोल जितनी भी डिसेबिलिटी है, जितने भी बच्चे हैं, उन सब में सेम सा ही रोल है एक टीचर का, ठीक है। तो आपको टीचर का रोल अलग अलग याद ना करके एक जगह आप 5-7 पॉइंट याद कर लो कि एक टीचर की क्या भूमिका होती है एक बच्चे को पढ़ाने में, ठीक है। अब पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स का ये रोल है कि घर में अपने बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे, उनके साथ क्या है, अच्छा व्यवहार करे। अगर मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो मेंटली इनस्टेबल है, तो हमें क्या उनके बीच में भेदभाव नहीं करना है। बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी समय रहते हमें पूरा करने का प्रयास करना है, ठीक है। अब असंतुलित बच्चों में कौन कौन से इमोशन होते हैं, एक तो उनके अंदर होता है टाइप ऑफ इमोशन, इन्होंने बताया है, एक होता है भय, ठीक है, एक होती है जेलसी, ईर्ष्या, थर्ड है उनको अग्रेशन, ठीक है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, फोर्थ बताया गया है चिंता और फिफ्थ बताया है निराशा युक्त बालक, जिनको निराशा ज्यादा होती है। तो सबसे पहले भय, भय की ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति क्या है, ऐसे बच्चे क्या होता है, बचपन से ही किसी न किसी चीज को लेकर क्या है, डरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो पाठशाला में शिक्षा प्राप्ति से पूर्व बालक के अंदर भय का वातावरण हो जाता है, वह कांपता है, चीखता है, पसीना आता है, भागना शुरू कर देता है, बीपी हाई हो जाता है, चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाता है, यानी कि उनको किसी न किसी चीज का भय होता है, डर लगता है उन्हें। और इस भय को दूर करने का क्या उपाय है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना, प्यार से उनके साथ बातें करना, ठीक है, ये और साहसिक कार्य के लिए उन्हें प्रेरित करना। अब ईर्ष्या, ऐसे बच्चों में क्या होता है, एक होता है ईर्ष्या का भाव, जेलसी का भाव। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है मोस्टली इनस्टेबल और एक नॉर्मल बच्चा है, अगर पेरेंट्स उस इनस्टेबल बच्चे से अच्छे से पेश नहीं आते तो उस बच्चे के अंदर क्या है, ईर्ष्या वाली भावना हो जाती है, और उस ईर्ष्या में क्या है, उस जेलसी में वह बच्चा अपराधी भी बन सकता है, ठीक है। उसकी आर्थिक स्थिति, उसके कपड़े, अधिक योग्यता, ये क्या है, ये सारी चीजें। तो बच्चे को इसकी दूर करने के लिए माता पिता को चाहिए कि इन बच्चे के जो अहम है उसको कंट्रोल्ड करें, ठीक है, और इनको भी क्या है, भेदभाव ना करे, अपने सभी बच्चों को एक समान रखे। उसके बाद है क्रोध, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, ये बच्चे क्या होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गालियां बकना शुरू कर देते हैं, अनुशासनहीनता अपनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है उनके अंदर क्रोध की भावना। चिंता, बच्चे के अंदर भय और चिंता में क्या होता है, अंतर होता है। भय में प्राय बच्चा क्या है, धमकी वाली परिस्थिति में होता है, और चिंता में व्यक्ति स्पष्ट तौर पर कुछ बताने में असमर्थ होता है, ठीक है। इस कारण क्या है, वह चिंतित हो जाता है, किसी चीज को लेकर उसको एनेक्सिटी हो जाती है, ठीक है। निराशा युक्त बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको क्या है, अपनी असफलता के कारण भय, चिंता आदि का प्रदर्शन, ये ऐसे बच्चे एकांत प्रिय, पलायनवादी होने के बालक के ये लक्षण हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों में कैसे एक अच्छा गाइडलाइंस दे के उनकी काउंसलिंग करा के मनोरंजन और उत्साहपूर्ण क्रियाओं का आयोजन करके। देखो बेटा, आपका जो क्वेश्चन था आज वो था
एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझ में आ जाएगा। इसमें था आपके इमोशनल अनस्टेबल चाइल्ड, यानी कि संवेगात्मक असंतुलित बच्चे कौन से होते हैं, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करोगे और इनकी एजुकेशन से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो। तो इमोशनली इनस्टेबल बच्चे वे होते हैं जो जैसा इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग खुद को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वे इमोशनली इनस्टेबल बच्चे कहलाते हैं। इसमें दो सिचुएशन होती है बच्चे की, एक तो जिसके अंदर हाई मात्रा में होता है ये संवेगात्मकता और किसी में लो इमोशन होते हैं। हाई वाले तो क्या करते हैं, हो हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, तोड़ फोड़ ज़्यादा करते हैं। लो वाले बच्चे गुमसुम रहते हैं। ठीक है, इनके कुछ कारण बताए हैं। इनके संवेगों का इमोशन का बैलेंस ना होने का कारण है या तो इनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, या फिर थकान के कारण ये चिड़चिड़े हो गए हैं, या फिर इनको कोई ऐसी मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या फिर इनका क्या है जो हेल्थ है, हेल्थ इश्यू के कारण ये बच्चे अपने इमोशंस को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या है, ऐसे बच्चों की शिक्षा क्या है, वैसे तो हम नॉर्मल बच्चों के साथ ही इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर का यहाँ पर रोल बताया गया है कि वह किस तरीके से प्यार से इनकी क्या क्या नीड्स हैं, इन बच्चों की क्या समस्याएं हैं, इनके जरिए हमें इन बच्चों को पढ़ाना है। इनकी क्या है, हमें कंटिन्यूअसली एक तो इनकी काउंसलिंग करानी है इन बच्चों की, इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो टाइम टू टाइम कराने चाहिए इन बच्चों के। ठीक है, केस स्टडी के माध्यम से भी हम इन बच्चों के बारे में जान सकते हैं। तो ये बताइए, फिर इसमें क्या बताया इन्होंने, पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स का रोल ये है कि भाई वे अपने बच्चे को क्या है, अपने घर में क्या है अच्छा इन्वायरमेंट उनको दे, प्रेम से प्यार से उनसे बातें करे, बच्चों के बीच में भेदभाव ना करे, उनकी जो नीड्स है उनको समय पर फुलफिल करता रहे। उसके बाद बताया जो इमोशनली इनस्टेबल बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन कौन से इमोशन होते हैं, या तो वह भय के कारण इनस्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, या फिर जेलसी है उनके अंदर, या फिर चिंता है, या फिर उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या फिर ऐसे बच्चे क्या है निराशा वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये वाले इन्होंने बताए हैं। तो ये था आपका इमोशनली इनस्टेबल वाला टॉपिक। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है? आ गया समझ में? सिद्धि क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आ गया समझ में, ठीक है। अब आपके 3 टॉपिक रह गए हैं। एक तो आपके गिफ्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं, दूसरा टॉपिक डिसेबल चाइल्ड कौन से होते हैं, और एक होता है मंदबुद्धि बच्चे कौन से होते हैं, मेंटली डिसेबल चाइल्ड। ठीक है। उमा शंकर, अब आप का नंबर है। सबसे पहले मंदबुद्धि बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनकी आप कैसे पहचान कर सकते हो और इन बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, बताइए। रेडी हो या 5-7 मिनट चाहिए आप लोगों को? नो मैम, रेडी है। ओके, स्टार्ट। मंद बुद्धि बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उनकी पहचान, विशेषताओं और शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो मंद बुद्धि बालक वे बच्चे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता यानी कि आईक्यू लेवल सामान्य से बहुत कम होती है। वह सीखने, समझने, तर्क करने की जो शक्ति होती है वो सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से प्रगति करते हैं। ऐसे बच्चे का आईक्यू लेवल 70 या उससे भी कम होता है। ये बच्चे दैनिक जीवन के कार्य को सीख सकते हैं, परंतु उन्हें अधिक समय, अभ्यास और सहायता की आवश्यकता होती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि उपलब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इसका मतलब हुआ जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 से कम होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सामान्य बालक जिसका आईक्यू लेवल जो लगभग 90 के आसपास होता है, तो वो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। और जिसका 70 से कम होता है वो मंद बुद्धि होता है, और 70 से 90 के बीच में जो बच्चे होते हैं वो एवरेज बच्चे होते हैं।
अब देखो बेटा, जैसे आप लोग हो सारे, तो आप में से जो नॉर्मल बच्चों का आईक्यू लेवल होता है वो 90 से लेकर 110 तक होता है, और 110 से ऊपर जो आ जाते हैं वे गिफ्टेड चाइल्ड में आ जाते हैं, और जो 90 से नीचे आ जाते हैं वो किस में आते हैं, आपके मंद बुद्धि बच्चों में आते हैं। ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मेंटली मेंटली डिसेबल या मंद बुद्धि बच्चे हम उनको बोलते हैं। इन बच्चों को क्या है, चीजें सिखाने में हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। कई बार हमारी क्लास में भी होते हैं बच्चे, हमारी क्लास में 3 टाइप्स के बच्चे होते हैं। एक होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, जिसको आप गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हो। एक होते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एवरेज बच्चे, और एक होते हैं बिल्कुल जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते क्लास में, उनको हम मंदबुद्धि बच्चों में, जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होता है। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि वे कुछ प्रॉब्लमेटिक बच्चे हो जो पढ़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं। तो मंदबुद्धि बच्चे जिनका आईक्यू लेवल आपका 90 से कम या 80 से भी कम होता है, ऐसे बच्चे जो क्या है, बौद्धिक दृष्टि से पीछे रह गए हैं, इन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि बच्चे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें जो मंद बुद्धि बालक को जो है 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी जो है, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका जो 50 से लेकर 80 तक जो आईक्यू लेवल होता है, ये बालक सामान्य से थोड़ा कम होता है, और थोड़ा बहुत अधिक मेहनत करने या उसको समझाने पर वो समझ जाता है। लेकिन दूसरी श्रेणी का जो बच्चा होता है, जिसका आईक्यू लेवल 70 और 50 से भी कम होता है, इसे जो है बार बार समझाना पड़ता है। ये धीरे धीरे सीखता है, और इन्हें सिखाने से ज्यादा इसे हस्तकलाओं का भी परीक्षण दिया जाता है, तब ये समझ सकता है। मंदबुद्धि बालक की पहचान और उनके लक्षण के आधार पर जो है मंदबुद्धि बालक की पहचान की जा सकती है, जिसमें पहला नंबर है मौलिकता का अभाव। ऐसे बालक न तो सीखे हुए ज्ञान को अन्य प्रसंग व परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं, और न कि किसी समस्या पर अपने स्वयं को विचार दे सकते हैं। ये बालक ऐसे होते हैं जो अपने बातों को दूसरों को ठीक से समझा पाते हैं, और दूसरे की बातों को ठीक से समझ सकता है। इसे अपने समस्या पर इसे स्वयं ये विचार नहीं कर सकता जो हमें क्या करना चाहिए और हमें इस समस्या से कैसे फेस करना चाहिए। एक होता है अमूर्त चिंतन का अभाव। ये बालक किसी समस्या पर अमूर्त रूप से चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें उच्च मानसिक क्रियाओं का विकास कम हो जाता है। इनमें समस्या पर संश्लेषण एवं विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। एक होता है मैम अमूर्त चिंतन का अभाव। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते तो है कि मैं एक्सप्लेन करूं, ये चीज करूं, लेकिन बिना किसी के मदद का, बिना किसी के हेल्प का वो जो है ये नहीं कर सकता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक होता है शारीरिक विशेषता। ऐसे बालक में शारीरिक विकृतियां भी होती है। हाँ जी, देखो क्या मंद बताया बुद्धि भाई, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या बताई है। एक तो इन बच्चों में मोरालिटी नहीं होती, यानी कि मोरालिटी का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको नहीं पता कि हमें कैसे पेश आना है सामने वाले के साथ। ठीक है, इनके स्वयं के कोई विचार नहीं होते। एक है ये जो अमूर्त चिंतन यानी कि ये इमेजिनेशन पावर नहीं होती इनके अंदर, किसी चीज की कल्पना करने की शक्ति नहीं होती। एक इनके अंदर क्या होता है, अपने कंसंट्रेशन की कमी होती है, एक काम के ऊपर ये फोकस नहीं कर पाते। एक शारीरिक विशेषता क्या बताई गई है इनकी, फिजिकली इन्होंने बताया गया कि इनके अंदर हो सकता है फिजिकली कोई इनकी डेवलपमेंट ना हो पाई हो, या फिर फिजिकली भी ये क्या है, हैंडीकैप्ड हो, या कोई डिसेबिलिटी इनके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ये बताई थी इनकी मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं, या यानी कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। अब आगे बात आती है, जो आपके मंदबुद्धि बच्चे हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मंद बुद्धि बालक की जो विशेषता है वो अलग अलग वैज्ञानिक जो है अपने अनुसार इस विशेषता को बताए हैं, जिसमें पहला है क्रो एवं प्रो के अनुसार। दूसरे को पहला इसका पहला पॉइंट है दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। इसमें बेटा पता है क्या करना, आप जब भी विशेषताएं दो तो ये अलग अलग आपको क्रो एंड क्रो, स्किनर, फ्रेंड्स, इनके अकॉर्डिंग देने की जरूरत नहीं है। 4 किसी ने दे रखी, 6 किसी ने, 3 किसी ने, आप मिक्स करके 5-7 लिख देना। ठीक है, तो अब इनको मिक्स करके ओके बता दो। ओके मैम। और दूसरी विशेषता है दूसरों द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा।
तीसरी है विद्यालय में असफलताओं का कारण निराशा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें कुछ करने की शक्ति तो होती है, लेकिन कोई कारणवश या कोई अगर मेहनत अच्छी से नहीं नहीं की होती है, अगर वो विद्यालय में असफल हो जाता है, तो उसमें जो एक निराशा की भाव उत्पन्न होती है और फिर वो नेक्स्ट टाइम कुछ बेहतर करने की सोचता भी नहीं है। वो सिर्फ सोचता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हुआ, वो वहीं छोड़ देता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक और सामाजिक असंयोजना। इसमें क्या होता है, बच्चे के इमोशन और सोशल पे जो है पकड़ नहीं होती है, और वो बच्चे जो है अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है सीखी हुई बात की नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई। नेक्स्ट है व्यक्तियों और घटना के प्रति ठोस और विशेष प्रतिक्रिया। इस तरीके से जो है कई ऐसे विशेषताओं को बताया गया है। जिस प्रकार लिखा है कि आत्मविश्वास में अभाव होना, बच्चे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये हमसे हो पाएगा, तो ये आत्मविश्वास में अभाव काम या उसकी कमी हुई। मंदबुद्धि बालक धीरे धीरे सीखते हैं, अनेक गलतियां करते हैं, जटिल परिस्थिति में कठिन ठीक तरह से नहीं समझ पाते, कार्य कारण संबंध को समझने में समानता असफल होते हैं और उनके कार्यों के परिणाम पर उचित विचार किए बिना बहुधा भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं। उमा शंकर, आज मंदबुद्धि आपने घर से बालक। नहीं पढ़ा ना? यस मैम। नहीं पढ़ा ना आपने घर से टॉपिक? नहीं तो आप फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आप बुक में से देख के पढ़ा रहे हो। नहीं मैम, मेरे पास तो बुक है भी नहीं, बस वो मतलब क्रोम से किए थे, वही देख रहे थे नहीं क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप हर बार समझाते हो बच्चों को। चलो नहीं ठीक है। देखो अब इन्होंने क्या बताया, इनकी विशेषताओं में क्या क्या बताया है बेटा, कि ऐसे बच्चे, एक तो 4-5 विशेषताएं लिखनी है, सारी नहीं लिखनी। एक तो ऐसे बच्चों का आईक्यू लेवल 50 से लेकर 70 के बीच में होता है। इसमें अनेक प्रकार के बिहेवियर भी क्या होते हैं इनके अंदर, प्रेम, भय, मोह, चिंता, ये वाली विकृति इनके अंदर होती है। और क्या है, ये किसी भी सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं ले पाते ऐसे बच्चे, ऊट पटांग हरकतें ऐसे बच्चे करते हैं, सीखी हुई बात को सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई नहीं कर पाते इस टाइप के बच्चे। ठीक है, इनको क्या है, औरों की कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ अपनी अपनी चिंता होती है। इनमें असफलताओं के कारण, विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा, इनमें क्या है, ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। इमोशनल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी भी इनके अंदर होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट इसमें लिख देना। उसके बाद बताया गया है कि मंदबुद्धि बच्चों, यानी कि हमारे अंदर ये मंदबुद्धिता होने का क्या कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है भाई, या तो मानसिक रूप से अविकसित माता पिता, या तो हो सकता है उसके पेरेंट्स ही पहले से ही मंदबुद्धि हैं और वही गुण क्या है बच्चे के अंदर आ गया है। दूसरी बात, बच्चे को कोई क्या है, कोई मेंटली इंजरी हो गई है, उसको क्या है, कोई मानसिक रोग हो गया है, उसके कारण क्या है, वह मंदबुद्धि हो गया है। या फिर कोई लंबी बीमारी बचपन में उसके हो गई है, जिसके कारण क्या है, उसकी मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाई। या फिर क्या है, दिमाग में उसके चोट लग गई है, उसके कारण भी। और एक हो सकता है कि उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, इसके कारण भी बच्चे का मंदबुद्धि होने का कारण हो सकता है। और ऐसे बच्चों को हम शिक्षा कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए क्या होता है, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, विशेष प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता होती है। देखो अगर हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल टीचर हायर करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ऐसे बच्चे होते हैं, देखो जो नॉर्मल वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जिनका थोड़ा ही कम होता है आईक्यू लेवल, उनको तो नॉर्मल क्लास में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बिल्कुल 20 होता है, वो अपने रूटीन के काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे, तो उनको हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनके डेली के काम कराने के लिए। उसके बाद है, बालकों की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर उनको टीचिंग कराई जाती है। और जो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, इडियट जिनको बोलते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हाथ की कोई हैंडीक्राफ्ट उनको सिखा के उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बालकों का क्या है, हमें उनको कंसल्टेंसी देते रहना है। ठीक है, उनकी काउंसलिंग कराते रहना है, उनके सामने क्या क्या कठिनाई आ रही है उन सबको हमें दूर करने में हेल्प करनी है। ठीक है,
और ऐसे बच्चों का जो सिलेबस है उसके विषयों की संख्या कम होती है, सिलेबस सहज बिल्कुल ही सरल होना चाहिए, ठीक है। और मंदबुद्धि बच्चों के लिए हम कैसे टीचिंग कर सकते हैं, समान समूह विधि ग्रुप टीचिंग हम इनकी करवा सकते हैं। इनकी क्या है, ट्रेंड टीचर इनके होते हैं, या फिर कोई भी वोकेशनल कैरिकुलम हम इनका शुरू करवा सकते हैं। ग्रुप टीचिंग में क्या है, हमने क्या है, समान बालकों का ग्रुप बनाकर शिक्षण के लिए बालकहीन भावना से ग्रसित नहीं हो, यानी कि इनके जैसे जो बच्चे हैं उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया, ताकि क्या है, इन बच्चों को ये महसूस ना हो कि मैं ही क्लास में क्या हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, ठीक है। टीचर्स को क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है कि इन बच्चों की क्या क्या नीड्स हैं, उन नीड्स को समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनको बिहेवियर करने में उनकी क्या क्या नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है, यानी कि उनको कैसे हम सिखा सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, या फिर क्या है, प्रोजेक्टर की हेल्प से, या फिर कोई मूवीज के जरिए हम उनको सिखा सकते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हमें क्या, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती है उनको, ऐसे बच्चों को भी हमें स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और क्या है, हमें इनको वोकेशनल कैरिकुलम, हमें इनको, ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सके, कोई हैंडीक्राफ्ट या कोई वोकेशनल काम इसको हमें सिखा देना चाहिए, ठीक है, ताकि ये अपने जीवन यापन कर सके। तो ये था आपका मंद बुद्धि बच्चों के ऊपर, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब आता है आपका गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, खुशी, अब बताइए बेटा इसको। यस मैम, बस 1 मिनट। यस मैम, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर those who have a higher ability than normal children। मैम, इनकी एबिलिटीज नॉर्मल एवरेज लोगों मतलब बच्चों से ज्यादा होती है। दे कैन लर्न फास्टर, थिंक बेटर एंड अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली। इनकी याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है कि और बेटर तरीके से सोचते हैं, और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। दे मे बी गुड इन स्टडीज, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप। मैम, 1 सेकेंड। यस मैम, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो ये तो मैम इसका मतलब हो गया कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है। इनका आईक्यू भी एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा होता है, जैसे 120 से 130 के बीच में इनका आईक्यू मेजर किया गया है। फिर मैम बात आती है इनकी करेक्टरिस्टिक्स की, कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मतलब कौन से गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं हमारी क्लास के बीच में। तो मैम, सबसे पहले जर्नल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। थिंक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्विकली। इनकी समझ बहुत अच्छी होती है, जल्दी से चीजें कैच कर लेते हैं। लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन फास्टर देन अदर्स। और कुछ नई चीज अगर इनको लर्न करनी होती है तो उनकी वो चीज भी ज्यादा मतलब जल्दी कर सकते हैं बाकियों के मुकाबले। हैव गुड लैंग्वेज स्किल्स एंड आर वेरी ओबीडिएंट एंड अलर्ट। और ये बहुत अच्छे मैम, इनकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी होती है, अलर्ट रहते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी इनके माइंड में आते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ, तो उसमें जैसे अर्थ के जैसे और भी प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, तो बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अर्थ के जैसे और भी लाइफ कहीं पे है। Second है specific academic ability, understand school subject easily, can learn a lot of information at once। ये भी मैम वही कि वो easily समझ पा रहे सब्जेक्ट को, इंफॉर्मेशन वो गेन कर पा रहे easily। उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, फोकस कर सकते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए। फिर मैम क्रिएटिव एबिलिटी है कि वो क्रिएटिव भी मतलब हो सकते हैं। वो चीजों को एक डिफरेंट और फ्लेक्सिबल वे में सोचते हैं कि हम कौन सी चीज को किस और नए तरीके से, जैसे कोई क्वेश्चन ही है मैथ्स का, हम एक नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो ये भी सोच सकते हैं कि इसको हम और कौन से तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होती है इनकी, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। और ये इनको पसंद है कुछ नई चीजें सीखने का, जैसे कि ना मैम
ये हिचकिचाते नहीं कुछ नया करने से। अगर इनको पता है अगर ये फेल भी हो जाएंगे तो उसमें इनको रहेगा कि हमने कुछ ऐसा किया है जो हमें इस चीज में आगे बढ़ा सकता है। फिर मैम ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लेकिन इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि मैम आइसोलेशन। क्योंकि ये एडवांस होते हैं थोड़े से बच्चे, तो इनको मुश्किल हो सकती है कि इनकी सिमिलर थिंकिंग लेवल के फ्रेंड्स इनको मिले। जैसे कि अगर कोई बच्चा साइंस के टॉपिक्स में एडवांस सोच पा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके क्लासमेट्स हैं वो भी वैसा ही सोचे। हो सकता है वो सिंपल गेम्स में इनमें फोकस हो, तो वो बच्चा अकेले बैठ सकता है क्लास में, अकेले हो सकता है। दूसरा मैम परफेक्ट चीजें चाहिए इनको। ये हर चीज को परफेक्ट चाहते हैं, और अगर इनका काम कोई परफेक्ट नहीं हो पाता या थोड़ी सी भूल चूक रह जाती तो ये अपसेट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं कि मतलब अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं एग्जाम में, तो वो एक ही आंसर पे इतना कंसंट्रेट कर देते हैं कि हो सकता है लास्ट में उनका पेपर कंप्लीट हो ही ना पाए। तो फिर बाकी दूसरा है अंडर अचीवमेंट। एक मिनट। एक लीडरशिप एबिलिटी है मैम इनकी कि ये बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं सिचुएशन को, देख के समझ के डिसीजन ले सकते हैं केयरफुली। इनकी खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है, और इनकी थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कोऑपरेटिव भी होते हैं। और इनके एनर्जी लेवल भी हाई होता है। और मैम एक ये भी कि अ, ये क्लास में बोर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको टॉपिक कोई इजीली समझ में आ रहा है, तो और इन्होंने पढ़ लिया है वो चीज, तो ये क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनको बोर लगेगी वो चीज, क्योंकि इन्होंने पहले से ही वो कर रखा है, पढ़ रखा है, तो इनका बिहेवियर इशू देखने को मिलता है तब वहां पर। हो गया बेटा? मैम एक मिनट। यस मैम, वो मैं आगे से बताती हूँ। देखो, मैम मैं स्कूल में हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। अरे फिर तो पहले बोल देते ना, फिर मैं आपको देती ही नहीं टॉपिक। नहीं, वो स्कूल आना रहता है ना रोज, तो अभी रिजल्ट का काम चल रहा है तो कर देते। ओके, ओके, चलिए, कोई बात नहीं। गिफ्टेड चाइल्ड, आपको पता है आपकी क्लास में कुछ सुपर जीनियस बच्चे भी होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 110 से लेकर 140 के बीच में इन बच्चों का आईक्यू लेवल होता है। ये बहुत सुपीरियर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन्हीं बच्चों को हम क्या बोलते हैं, आप गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बच्चे आप इनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी खुशी ने बताया, समझ में आया है सबको? प्रतिभाशाली बच्चे या गिफ्टेड चाइल्ड, इनके बारे में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए तो। यस मैम। हाँ जी, जैसे मंदबुद्धि थे उनसे उल्टा क्या हो गया, ये हो गए गिफ्टेड चाइल्ड। इनके वो बेचारे क्या थे, उनका आईक्यू लेवल कम था, इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हो गया, ये चीजों को जल्दी सीखते हैं, जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके गिफ्टेड चाइल्ड। उसके बाद एक आता है विकलांग बच्चे, क्या होते हैं, डिसेबल, ठीक है। स्वाति, Yes, ma'am. बताइए बेटे। What is disability? An impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, sensory और some combination of this. Disability वो होते हैं जो हमारे mental issues में को भी इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे physically fit में भी disable कर सकते हैं, सेंसरी में भी, जैसे हमें हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब हमें डिसेबल कर सकती है। दिस इम्पेयरमेंट्स अफेक्ट्स अ पर्सन्स लाइफ एक्टिविटीज़। ये जो इम्पेयरमेंट है वो इंडिविजुअल इंसान के लाइफ पे भी इफेक्ट कर सकती है। जैसे किसी की हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ में दिक्कत आएगी क्योंकि उसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। इट मे बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और ऑकर ड्यूरिंग अ पर्सन्स लाइफ टाइम। जो डिसेबिलिटी है
वो किसी भी इंडिविजुअल को जन्म से भी हो सकती है या फिर उसके बाद किसी के एक्सीडेंट से भी हो सकती है। जैसे जैसे उसके एज बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो ओल्ड एज में भी अगर होंगे तो भी उसे डिसेबिलिटी की सिम्टम्स आ सकती है। जैसे हमें पैरालिसिस होती है, ये किसी भी टाइम हो सकती है, तो इससे डिसेबल हो सकता है इंसान। इट मे बी परमानेंट और लाइकली टू बी परमानेंट। ये परमानेंट भी हो सकते हैं हमेशा के लिए, और ये कभी कभी कोई कोई से डिसेबल चीजें हैं जो परमानेंट हो सकती है। जैसे हमारी जो पैरालिसिस है वो कभी कभी ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो ये परमानेंट हो जाती है, हमें लाइफ टाइम तक हो सकती है। जैसे हमें एड्स भी होते हैं तो वो लाइफ टाइम तक होते हैं, कभी हटते ही नहीं है, एक बार हो जाता है तो, अगर हमें अर्ली ट्रीटमेंट उसका नहीं मिले। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, हेरिडिटी कॉज। अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट डिसेबल है, वो जो जीन्स है उसके पेरेंट्स में, वो उसके प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है हेरिडिटी कॉजेज का, जिससे बच्चे डिसेबल हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल वहाँ पे जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण होता है, जैसे कि अगर हम उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हियरिंग में हमें हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी एक डिसेबिलिटी की ओर जाता है। बिफोर एंड आफ्टर बर्थ डिसीज, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये हमें जन्म से पहले भी हो सकती है, जन्म के टाइम भी हो सकती है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे, ओल्ड एजेस में जाएंगे, तब भी हो सकती है ये हमें ये डिसेबिलिटीज। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, जब कोई जन्म लेता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अगर उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो भी उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटीज आ ही जाती है। कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं अब डिसेबिलिटीज की क्या क्या विशेषताएं होती है। एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, ये जो शिक्षा है हमारी, ये हमारी बेसिक आधार है। तो हमें किसी भी बच्चे को, अगर वो डिसेबल हो या एबल हो कुछ करने के लिए, डिसेबल बच्चे हैं तो उसे उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। कभी कोई कोई शिक्षक ऐसे होते हैं कि अगर अरे ये तो थोड़ा हैंडीकैप्ड है तो इसे थोड़ा लेट ही समझ आएगा, तो जो एक एक स्पेशल ट्रीटमेंट उसे मिलना चाहिए वो उसे नहीं देते हैं, और बाकी बच्चों को देते हैं जो मतलब कि वो एबल है कुछ करने के लिए। स्कूल फॉर ऑल, ये सभी बच्चों के लिए स्कूल भी प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे पे ध्यान ही डिसेबल बच्चे पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उसे ध्यान देना चाहिए, उस बच्चे पे जानना चाहिए कि फिजिकली मेंटली ये बच्चा सही है, क्या इसमें कमी है, उसे सिखाना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, शिक्षा में सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर वो बच्चा जो बच्चे एबल है कुछ करने के लिए, उसे अगर वो कुछ ज्ञान दे रही है तो वो बच्चे को उससे भी ज्यादा अच्छे से बेहतर से समझाए कि वो बच्चे को भी उस चीज की जरूरत है उसे, और जब तक उसे क्लियर ना हो जाए तब तक वो उसे समझाए। तो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए हर चीजों में। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, बच्चों में जो एकता की भावना है वो डेवलप हो। इसका मतलब यही है कि जो बच्चों में भावना है वो डेवलप होनी चाहिए। बच्चे ये ना समझे कि अगर वो हैंडीकैप्ड है तो उससे दूर दूर रहे, घृणा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टीचर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे डिसेबल बच्चों के साथ नहीं ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स फॉर डिसेबल चाइल्ड, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स मतलब कि कोई टीचर्स ऐसे मिलते हैं जैसे कि डिसेबल बच्चे पे ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स इन लोगों को मिलना चाहिए डिसेबल बच्चों को वो नहीं दे पाती है। तो लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स होते हैं। लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट, जो डिसेबल बच्चे को इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर वो व्हील चेयर यूज करता है तो उसे चाहिए कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए एक हेल्प चाहिए, तो उसे वो टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि किसको कब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है डिसेबल बच्चों में। टीचर्स एंड स्कूल्स आर नॉट सपोर्टिंग, अगर टीचर्स और स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो अगर सपोर्ट नहीं करते तो बच्चे इससे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं, और वो डिसेबल बच्चे को स्कूल मजबूरन में छोड़ना पड़ता है, और या फिर वो टीचर्स से वो दूरी मेंटेन करने लगता है।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। स्कूल में हमें अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पे, डिसेबल बच्चा व्हील चेयर पे से अगर जा रहा है तो उसे उसके लिए एक रैंप प्रिपेयर करना चाहिए, ना कि स्टेयरकेस। उसे एक रैंप के जरिए क्लासेस पहुंचाने चाहिए, क्योंकि स्टेयरकेसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं डिसेबल बच्चे को व्हील चेयर ले जाने में। टीचर्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड स्पेशल नीड चिल्ड्रन। बहुत सारे टीचर्स का ऐसे एटीट्यूड होते हैं, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं डिसेबल बच्चों के थ्रू, कि वो बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो टॉपर्स है या फिर एबल है, वो काबिलियत है उस चीज़ के, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और डिसेबल बच्चों के थ्रू के पास नेगेटिव थॉट्स एटीट्यूड लाते हैं। थैंक यू। वेरी गुड बेटे, समझ में आया? प्रीति एक बार थोड़ा सा बताना। हाँ जी मैम। तो मैम इसके अंदर विकलांग बच्चों के बारे में बात करी गई है, जिन्हें मतलब फिजिकली प्रॉब्लम होती है। विकलांग बच्चों को हम उनके शारीरिक दोष से भी समझ सकते हैं और मानसिक दोष से भी समझ सकते हैं। तो उनके अंदर जैसे हम बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे उनके अगर जैसे किसी के पैर में दिक्कत है तो वो हमें दिख जाएगा कि उसके पैर में दिक्कत है। किसी के अगर दिमाग में दिक्कत है तो उसके बोलने से, उसके चलने के तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि किस बच्चे के अंदर कैसी दिक्कत हो सकती है। और जो ये डिसेबिलिटी है ये बहुत सारे टाइप्स की है, जैसे कि इनको बोलने के अंदर दिक्कत हो सकती है, वाणी दोष हो सकता है, उनको देखने के अंदर हो सकती है दिक्कत, दृष्टिहीन बच्चे हो सकते हैं, बहरे बच्चे हो सकते हैं, शरीर से अपंग बच्चे हो सकते हैं। तो इनको जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो विकलांग बच्चे होते हैं। मतलब एक तो जो शारीरिक रूप से होते हैं उनको चलने में दिक्कत हो सकती है, उनको लिखने में दिक्कत हो सकती है। और जो अ, अंधे बच्चे हैं, मतलब जिनको दिखे ना, दृष्टिहीन बच्चे हैं, उनको देखने में दिक्कत होगी, वो सुन के सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। और जिनको मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा मतलब ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, उनको फिर भी नहीं समझ आएगा कुछ, तो फिर उनका मन हट जाता है कि हमें नहीं समझ आ रहा। तो फिर और जो वाणी दोष युक्त बच्चे होते हैं, मतलब जिनको बोलने के अंदर प्रॉब्लम होती है, उनको ये डर रहता है कि टीचर्स हमारा मजाक बनाएंगे, जो दूसरे बच्चे हैं वो हमारा मजाक बनाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो हम जो टीचर्स होती है उनको अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, वो उनको बच्चों को समझना चाहिए। जैसे जो अपंग बच्चे होते हैं उनके अंदर जो हीन भावना होती है उनको वो दूर करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए कि तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। उन्हें जो क्लासरूम में बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। उन्हें गार्डन के अंदर मतलब अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर शिक्षा देनी चाहिए। और जो दृष्टिहीन बच्चे हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए, जहाँ पे मतलब उनको अच्छी तरह से समझा जाए, उनको सुना जाए, उनको अच्छी तरह से बोलकर समझाया जाए कि उनको ऐसा लगे ही नहीं कि हाँ, हमें कुछ दिक्कत है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं उनके लिए जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं उन समझ में आया बेटा? अपंग बच्चे क्या होते हैं, विकलांग बच्चे क्या होते हैं? सॉरी मैम, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फिर जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं उनके लिए एक लिपि बोली जाती है, ब्रेल लिपि बोलते हैं उसको। हमें उनके उसकी हेल्प से हम उनको समझा सकते हैं। और जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं हम उनको गाने सिखा के, सिंगिंग सिखा के या फिर कुछ हैंडीक्राफ्ट सिखा के हम उनको रोजगार बनाने तक की मतलब लायक कर सकते हैं। अ, वाणी दोष युक्त जो बच्चे होते हैं जिनको बोलने के अंदर दिक्कत होती है, हम
उनको वो अच्छी तरह से बोल पाए, इसलिए उनको बोलने के लिए हमें बार बार बोलना चाहिए कि तुम बोलो, तुम प्रैक्टिस करो, उनसे रीडिंग करवानी चाहिए। उनके अंदर ये जो थिंकिंग है कि बच्चे हमारा मजाक बनाएंगे, उस डर को हमें निकालना चाहिए। हमें सारे बच्चों के आगे उनको मतलब अच्छा बोलना चाहिए कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम और अच्छा कर सकते हो, और दूसरे बच्चों को समझाना चाहिए कि इनका मजाक मत बनाओ। समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड स्वाति एंड वेरी गुड प्रीति, बहुत अच्छे से समझाते हो आप। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ जो आपकी 4th यूनिट थी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब आपकी लास्ट वाली यूनिट 5th यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका ये कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन वाला पढ़ोगे, फैमिली क्या होती है, एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होते हैं, पेरेंटिंग क्या होते हैं, चाइल्ड रेयर प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, 5th वाली यूनिट में। डेडलाइन विद चिल्ड्रन, सेपरेशन फ्रॉम, वो 12 मार्क्स की है आपकी, जो 5th यूनिट है 12 मार्क्स की है, ठीक है। तो इस 12 मार्क्स की अब मुझे बताइए 4th यूनिट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए अच्छी बात है, नहीं है प्रॉब्लम, तो फिर 5th वाला निकालिए। हाँ हाँ चलो बेटा, याद दिला दिया खुशी आपने, मैं फाइल का ही बता देती हूँ पहले, ठीक है। मैं एक बार कल के लिए काम बता दूँ आप लोगों को। कल जो है आपका 5th वाला कंसेप्ट समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है, क्या इसका अर्थ है, यानी कि सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब बच्चा समाज में रहकर रीति रिवाज सीखता है तो वो क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो मुझे बताइए कल सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा बच्चा रेडी करके लाएगा? मैम मैं कर लाऊंगी। प्रीति? हाँ जी मैम। ठीक है बेटा, क्योंकि ना कल मैं कम क्लास लूंगी, क्योंकि कल छुट्टी है ना, गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो मेरे पास हो मैम सकता है कहाँ से कहाँ तक प्रिपेयर करना है, या फिर ये पूरा टॉपिक ही करके ले आऊं? पूरा ही टॉपिक बता देना। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना समाजीकरण, इसमें इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट बच्चों को मीनिंग क्लियर करना है कि सोशलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। और फिर इसके ठीक है मैम, मैं पूरा ही टॉपिक कर लाऊंगी। हाँ जी, और फिर बात आती है इसके सोशलाइजेशन में अलग अलग क्या क्या आते हैं, आपकी फैमिली आती है, आपके नेबरहुड आते हैं, आपका स्कूल आता है, आपकी कम्युनिटी आती है, आपकी एज ग्रुप, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो आते हैं, आपके सांस्कृतिक संस्थाएं आती हो, धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आता है ठीक है फिर मैम। हम इनके ऊपर अलग अलग पे बात करेंगे, फैमिली का क्या अर्थ होता है और फैमिली का बच्चों के साथ क्या रिलेशन है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। ये कौन करेगा? मैं कर दूं मैम? क्या नाम है बेटे, कौन बोला? स्वाति। स्वाति? तुमको टाइम लग जाएगा ना स्कूल में। मैम मैं स्कूलिंग नहीं करती। और अभी तो बोल रहे थे आप। अच्छा मैं हूँ खुशी। अच्छा अच्छा, खुशी। हाँ चलो, मेरे को याद नहीं रहा। हाँ ठीक है स्वाति, फिर आप बताना फैमिली क्या होती है, ठीक है। जी मैम। फैमिली वाला, उसके बाद है पेरेंटिंग, परवरिश का क्या अभिप्राय है, बोमरिंद की परवरिश संबंधी शैलियाँ, नहीं ये वाला मैं करवाऊंगी, पेरेंटिंग स्टाइल आपको नहीं करवाना, आपको मैं इजी इजी क्वेश्चन दूंगी जो आपको समझ में आ जाए। फिर एक अगला टॉपिक आता है, पेज नंबर 78 पे आ जाइए। क्रैच का क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैच? मिल गया?
यस मैम। ठीक है, क्रैच वाला कौन बताएगा कल? क्रैच का मीनिंग बताना है और फिर क्रैच के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। क्रैच क्या होते हैं बेटा? जहां पर हम अपने छोटे बच्चों को, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स वर्किंग है तो वो अपने बच्चों को डे केयर के लिए वहां पे छोड़ आते हैं। ठीक है, तो माता पिता किसी जॉब कर रहे हैं दोनों, तो जब वो ऐसा स्थान जहां पर छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है और माता पिता क्या है, जॉब वर्किंग होते हैं, तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? क्रैच बोलते हैं। ठीक है, डे केयर या दिन भर की देखभाल करने वाले स्थान भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के आ जाती है और शाम के टाइम अपने बच्चों को ले आती है, इनको बोलते हैं क्रैच। ठीक है, कौन बताएगा इसके ऊपर कल? बताइए, क्रैच का मीनिंग समझ में आया या नहीं आया? मैम मैं बता दूंगी। दिव्या, ठीक है बेटे। और एक लास्ट क्वेश्चन और, अनाथ किसे कहते हैं और अनाथ आश्रम का क्या अभिप्राय है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसको कौन बताएगा कल? मैम मैं बता दूंगी। अनुषा, ठीक है बेटे। चलिए, अब खुशी ने पूछा था मेरे से, क्या पूछ रहे थे बच्चे, बोलो। मैम वो तो प्रैक्टिकल फाइल्स आई हुई थी ना, हाँ वो हमें बनानी है क्या? हाँ जी, वो आपको कैसे? बनानी है, लेकिन उसमें आपको इस साल आपकी 2 नहीं 3 फाइलें बनेंगी बेटे। मैम हाँ जी, मैम आप सबको टॉपिक दे रहे हो क्या? मतलब कल आप पूछोगे इसलिए? हाँ जी तो मैम आपने मुझे तो कुछ बोला ही नहीं। बेटा, मैंने तो किसी का स्पेशल नाम नहीं लिया, मैंने तो आप लोगों से ही पूछा है कल कौन बताएगा कौन सा टॉपिक। अच्छा, मुझे लगा आप खुद ही नाम से बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं नाम से नहीं बोल रही, कोई बात नहीं, मैं तुझे भी दे दूंगी। ठीक है। अच्छा मैम, जो कल जो टेस्ट हुआ था, परसों जो हुआ था, वो मतलब उसके नंबर जुड़ेंगे? वो बेटा, वो मैंने टेस्ट ये देखने के लिए है, उसके नंबर क्या, मैं इसके बिहाफ पे, जैसे आपके 30 मार्क्स का जो इंटरनल असाइनमेंट होता है, ठीक है, तो वो इंटरनल के बिहाफ में, इनके बिहाफ पे लगाऊंगी कि कौन बच्चा कितने टेस्ट दे रहा है। फिर ये कि आगे तुमसे ना असाइनमेंट नहीं बनवाऊंगी मैं, ठीक है, अलग अलग असाइनमेंट रहने दूंगी। मेरे को पता लग जाएगा किस बच्चे ने टेस्ट दिया है, कैसे आप पेपर में अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, और इससे आपको भी फायदा है बेटा। ओके मैम। ठीक है, अब देखो, आप ये करके ले आना शिवानी, बालक के माता पिता से पृथकीकरण का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। बताइए कि पृथकीकरण, सेपरेशन, यानी कि जब बच्चा मम्मी पापा से अलग हो जाता है, इसका अभिप्राय स्पष्ट कीजिए और बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अलग होने का अभिप्राय है कि जब बच्चा क्या है, अपने माता पिता से अलग हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, कई कारणों से अलग होता है। एक तो या तो किसी के पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है, या फिर क्या है, पेरेंट्स का आपस में डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, या फिर अलग होने का कारण सिर्फ ये 2 ही कारण नहीं है, या फिर बच्चा क्या है, स्कूल चला जाता है तो भी वह थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाता है। तो ये बताना है आपको कि ये सेपरेशन क्या होता है, पेरेंट्स से सेपरेशन, और बच्चे का क्या उसके ऊपर असर पड़ता है। मैम मैम पेज नंबर बता दो एक बार। 76। ओके, ठीक है मैम। ठीक है खुशी, ये जो फाइल आपको भेजी गई है, ठीक है, ये आपको बनानी है, लेकिन जो SIP की फाइल है
वो अभी मत बनाना, क्योंकि आप लोगों की ना अभी एसआईपी हुई नहीं है, और एसआईपी के लिए आपको स्कूल अलॉट होते हैं, ठीक है? तो उसमें उस स्कूल के अकॉर्डिंग बनेगी वो। और जो एक दूसरी फाइल है आपकी, वो आप बना लेना चाइल्डहुड वाली, चाइल्डहुड है या फिर फिजिकल हेल्थ वाली, क्या नाम है उसका, वो आप बना लेना। डेवलपमेंट वाली है। हाँ, वो आप बना लेना। स्कूल एसआईपी वाली मत बनाना अभी, ओके मैम। ठीक है? एसआईपी वाली जब आपको स्कूल अलॉट होंगे ना, तो स्कूल के फोटो भी लगाओगे आप, असेंबली का भी फोटो लगाओगे, आपके पढ़ाते हुए के भी फोटो लगेंगे उसमें, और स्कूल का नाम भी लिखा जाएगा। अभी आप बना दोगे और फिर अब उसमें क्या पता क्या क्या सिस्टम है स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग लिखना उसमें सारा। ओके मैम। मैम उसको डिजाइनर शीट्स जो आती हैं वो उसमें बना लें? उस पे बना लो, प्लेन पेपर लाके उसको बाइंडिंग करवा लो, या फिर ठीक है मैम। नहीं प्लेन नहीं, उसको वैसे, या फिर कोई स्पाइरल बाइंडिंग पतली सी आती है उस पे बना लो, ठीक है मैम, समझ गया। ठीक है? नहीं तो मैम फाइल मैम सबको बनानी है, मेरे पास तो आई नहीं कोई फाइल वगैरह, मैं कल की क्लास भी नहीं ले पाई थी मैं। नहीं बेटा, मैंने सेंड नहीं की है, खुशी के पास आ रखी है, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे पास आएंगी ना, मैं आपको सेंड कर दूंगी सबको, ठीक है मैम। कल कर दूंगी मैं, ठीक है? नहीं बेटा, मैम बाइंडिंग जो अदर स्टेट है, क्या बेटा? जो अदर स्टेट है, बेटा ये तो अदर स्टेट की बात नहीं है, ऑनलाइन भेजनी है मैंने तो फाइल आपको, अच्छा अच्छा आपने बना लेनी है। मैम ग्रुप बन गई है। नहीं ग्रुप नहीं बना बेटा, वो सीधे खुशी के पास भेज दी होगी किसी ने, या फिर जहाँ अभी मैंने किसी को सर्कुलेट नहीं की है, ठीक है? आपका जो प्रैक्टिकल होने में अभी काफी टाइम है, आपके एग्जाम हो जाएंगे ना। लास्ट जो प्रैक्टिकल हुआ था वो 30 सितंबर को हुआ था, तो सितंबर के लास्ट में होएगा आपका प्रैक्टिकल, उससे पहले आप। मैम एग्जाम कब से है? एग्जाम बेटा सितंबर में ही होने हैं एग्जाम, यानी कि स्टार्टिंग में हो जाएंगे, या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर में शुरू हो लेंगे, यानी कि इस बार हुए थे सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हुए थे, और लास्ट आपका प्रैक्टिकल 30 सितंबर का था। मैम जो डीएलएड है वो तो 2 साल की है ना, तो साल में 2 बार एग्जाम होंगे ना? हाँ जी।